हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का हम लोग बात कर रहे थे हिंदी सामान्य ज्ञान एवं लेखन योग्यता के। और इसमें देखा जाए तो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया था, उसी को हम लोग देख रहे थे। ठीक है। और इसका जीएस का पोर्शन जो है 30 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, टोटल 50 क्वेश्चन के पर 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट का। तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये हिंदी का चल रहा है, इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक हो चुका है। और आज का ये वीडियो जो होगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 इसमें देखने वाले हैं, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। तो आपके वीडियो एग्जाम्स के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो, और इसके पिछले वाले जितने भी वीडियो हो सारे के सारे बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं उसको भी जाकर देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक हो चुका है। आज का ये वीडियो होगा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक देखेंगे। इसमें जो है देखेंगे 50 क्वेश्चन टोटल देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि किस पत्र का प्रयोग परिवार की कुशल क्षेम पूछने, निमंत्रण देने, सलाह अथवा खेद प्रकट करने के साथ साथ मन की बातें अभिव्यक्त करने हेतु किया जाता है। ठीक है। उस पत्र का क्या नाम है या उस पत्र को क्या कहा जाएगा जिसमें परिवार की कुशल क्षेम पूछने और निमंत्रण देने, सलाह अथवा खेद प्रकट करने के साथ साथ मन की बातें अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह पत्र क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। वो पत्र जो है व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। ठीक है। वो पत्र कौन सा हो जाएगा, वो व्यक्तिगत का पत्र होगा। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है अनौपचारिक पत्र का प्रकार क्या होता है। अनौपचारिक किस प्रकार का पत्र होता है। ठीक है। अनौपचारिक पत्र किस प्रकार का होता है, किसको कहते हैं। बधाई पत्र, सांत्वना पत्र, निमंत्रण पत्र या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है। सांत्वना पत्र, बधाई पत्र और निमंत्रण पत्र ये सभी अनौपचारिक पत्र के प्रकार हैं। आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो मुख्य बिजली के बल्बों के आर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। संभारक को लिखा जाएगा या फिर उपलब्धता विभाग को लिखा जाएगा या फिर बल्ब विभाग या फिर अध्यक्ष महोदय को। ठीक है। मुख्य बिजली के बल्ब के आर्डर को निरस्तीकरण की सूचना देते हुए पत्र किसको लिखा जाएगा, ये आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, संभरक को पत्र लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा, संभरक को लिखा जाएगा। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सा ध्वनि जो है उच्चारण का स्थान कहाँ पर होता है या किसका ये उच्चारण का स्थान जो है क्या है, ये बताना है। ठीक है। सा ध्वनि जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है या फिर मूर्धा है या फिर तालु है या फिर दंतालु है। राइट आंसर इसकी अगर हम बात करेंगे तो सा ध्वनि जो होता है ये तालु से निकलता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, तालु ध्वनि। ठीक है। तालु ध्वनि, तालु उच्चारण स्थान होता है, इसका आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बताना है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है। कुमुदनी शब्द किस वाक्य में किस ऑप्शन में जो है शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से बताना है कौन सा राइट ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। कुमुदनी जो सी बी पार्ट में लिखा हुआ है ये सही से रूप से लिखा, बाकी सारे गलत रूप से लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी कौन सी है, इसमें से उत्तीर्ण शब्द कौन सा शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है किस ऑप्शन में। तो उत्तीर्ण की अगर हम बात करें, उत्तीर्ण शब्द जो है ये ए पार्ट में शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। स्वर संधि में किसका मेल होता है, ये अगला प्रश्न है। ठीक है। स्वर संधि जो होता है उसमें जो है किसका मेल होता है, व्यंजनों का मेल होता है या फिर स्वरों का मेल होता है या फिर शब्दों का या फिर मात्रा का। इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। स्वर संधि में हमेशा स्वरों का मेल होता है। ठीक है। छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनते हैं। ठीक है। छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनते हैं या फिर छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनते हैं। तो ये सब स्वर संधियों का इस तरीके से मेल किया जाता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। ऋग प्लस वेद इसका जो है संधि विच्छेद होता है। ठीक है। तो जो कि ए पार्ट में लिखा हुआ है सही संधि विच्छेद, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये कौन सी संधि होगी, तो ये व्यंजन संधि होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। व्यंजन संधि के अंतर्गत यह आएगा। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा,
पहला पार्ट हो जाएगा और ये व्यंजन संधि के का उदाहरण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि है या फिर द्विगु समास है? ठीक है, गौशाला में अगर हम बात करें तो ए पार्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास होता है। गौशाला में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचामृत में कौन सा समास के अंतर्गत आएगा? पंचामृत जो है ये किस समास के अंतर्गत आता है? तो पंचामृत की बात करें तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, जहाँ पे संख्याओं का बोध हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अब पंचामृत में अगर आप देखेंगे तो इसमें द्विगु समास आएगा, क्योंकि पंचामृत मतलब 5 अमृत से बना हुआ, तो यहाँ पे 5 शब्द जो है एक संख्यावाचक हो गया और संख्यावाचक जहाँ आता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुशिक्षित, सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? सॉरी, उपसर्ग कौन सा है? सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयोग किया गया है? तो सुशिक्षित में अगर देखेंगे तो इसमें उपसर्ग जो है इसमें सु लगा हुआ है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बा उपसर्ग किस में लगा हो? बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी, इसमें से किस शब्द में बा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो बदौलत जो है इसमें जो है बा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आंसर आपका जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन तीनों में बद उपसर्ग लगा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, प्रत्यय याद रखिएगा, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है। तो साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? साहित्यिक में अगर हम बात करें तो साहित्यिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा, इक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं? इनमें से किशन, कटि, कर्क या कृषकाय, इसमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम रूप नहीं है? इसमें अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, किशन शब्द जो तत्सम नहीं होता। बाकी कटि, कृषकाय और कर्क ये तीनों जो है तत्सम रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? इसमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? दधि, उष्ट, चक्षु या फिर श्रृंगार। अगर इसमें हम देखें तद्भव शब्द की तो तद्भव इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। श्रृंगार शब्द जो होता है ये एक तद्भव शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? इसमें से भी बताना है कि तत्सम रूप तो कौन सा शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्र, खेत या फिर सियार या फिर कचहरी, इसमें से तत्सम रूप क्या है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तत्सम रूप की तो क्षेत्र जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये एक तत्सम रूप होता है। ठीक है, इसका जो है क्या होता है? खेत होता है तद्भव रूप। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के वह शब्द जो संस्कृत भाषा की विकास यात्रा से विकृत होकर हिंदी में पहुँचे उन्हें क्या कहते हैं? तो ये एक प्रकार का परिभाषा, और ये किसकी परिभाषा बता रहा है? तो ये तद्भव शब्द की परिभाषा बता रहा है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट, सॉरी बी पार्ट इसमें राइट है, तद्भव शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं? इनमें से मंडल, सभा, कक्षा और खेल, इसमें से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है ये बताना है। तो इसमें से खेल शब्द जो होता है समूहवाचक संज्ञा नहीं होता, बाकी सभा, मंडल, कक्षा ये सब समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। अगला प्रश्न है हरियाली में कौन सा संज्ञा है? ठीक है, हरियाली में कौन सी संज्ञा है? हरियाली में अगर देखें तो इसमें भाववाचक संज्ञा है, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा लड़का है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को नहीं लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अब इसमें अगर हम अगला क्वेश्चन देखें 20 क्वेश्चन, तो वह बहुत अच्छा लड़का है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द इसमें वो है, और वह जो है कौन सा सर्वनाम ये किसके अंतर्गत आता है? तो वह शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? इसके अंतर्गत देखा जाए तो चौगुना, चौथा, चारों या फिर चार, इसमें से समुदायवाचक कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक की बात करेंगे तो चारों शब्द जो है ये समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, राइट आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्रिया चुनना है, इसमें से क्रिया बताना है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, इसमें क्रिया कौन सा शब्द हो जाएगा? तो क्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सीखती है शब्द जो होता है ये क्रिया है। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका जो है सी पार्ट राइट हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अपव्यय है? अपव्यय की अगर हम बात करें तो इसमें कारणवाचक अपव्यय है, आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को अगर हम देखें तो इसमें 13 टोटल भागों में विभक्त किया जाता है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें से। तो इनमें से अगर देखा जाए तो कामपाल जो होता है ये कामदेव का शब्द का पर्यायवाची नहीं होता। कामदेव का पर्यायवाची रत्नाथ होता है, कामदेव का कामक होता है और अनंग भी कामदेव का पर्यायवाची होता है। इसके अंतर्गत अगर अलग और देखें तो मनसिज जो होता है ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, मनमथ ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। मनमथ के बाद इसमें मनोज जो आता है ये भी कामदेव का पर्यायवाची होता है। कामदेव का पर्यायवाची है। मार कामदेव का पर्यायवाची है। कंदर्प कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके बाद रतिनाथ कामदेव का पर्यायवाची है जो कि ए पार्ट में दिया गया था। और इसके अलावा मदन ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये सारे जो है कामदेव के पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न है तर्कस का पर्यायवाची शब्द बताना है। तीर, धनुष, प्रत्यंचा या फिर निशंग। तर्कस का पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। निशंग जो होता है ये तर्कस का पर्यायवाची होता है। तर्कस के अन्य पर्यायवाची में तो तूड़ होता है। ठीक है, तूड़ीर होता है और निशंग होता है। इसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो बाड़ाश्रय ये भी जो है तर्कस का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इतने सारे जो होते हैं इसके तर्कस के मेन पर्यायवाची हो गए, ये भी याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं अपेक्षा का विलोम क्या है। अपेक्षा का विलोम की अगर हम बात करें तो अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में भी विलोम बताना है परमार्थ का। परमार्थ का क्या विलोम होगा। परमार्थ का विलोम होगा स्वार्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका ए पार्ट इसका भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसका चेहरा क्रोध से डैश रहा था। रिक्त स्थान के साथ उचित शब्द भरना है, पर क्या भर देंगे। तो उसका चेहरा क्रोध से क्या तपतपा रहा था, तमतमा रहा था, जगमगा रहा था या चमचमा रहा था। तो क्रोध से तमतमा रहा था, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। आपका आचरण दूसरों के लिए डैश हो सकता है। क्या हो सकता है, दृष्टांत हो सकता है या फिर उदाहरण हो सकता है, फिर उद्धरण या फिर अनुकरण। तो आपका आचरण दूसरों के लिए अगर देखें तो उदाहरण हो सकता है। इसमें राइट आंसर सही सुटेबल जो है बी पार्ट बैठेगा। ठीक है, अन्य मनस्क के लिए उचित वाक्यांश चुनना है इनमें से। तो अन्य मनस्क क्या होता है, जिसका मन अपनी ओर हो, ये गलत है। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ये सही है। अन्य मनस्क मिस होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, बाकी सारे गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो मृत्यु के मुख में आने को है। वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनना है। तो जो मुख के मृत्यु में आने को है उसको कहा जाता है मरणोन्मुख। ठीक है, मरणोन्मुख, तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। दिनों का फेर होना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। दिनों का फेर होना मुहावरे का उचित अर्थ होता है भाग्य का चक्कर। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा भाग्य का चक्कर यानी कि दिनों का फेर होना। नाक रगड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। नाक रगड़ना इसका क्या अर्थ होता है। तो नाक रगड़ने का अर्थ होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है, सही अर्थ क्या होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। अगला प्रश्न है तू डाल डाल मैं पात पात। लोकोक्ति का सही निम्नलिखित उपयुक्त अर्थ चुनना है इनमें से। तो इसका अर्थ हो जाता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। इसका आंसर राइट डी पार्ट हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा ये एक मिश्र वाक्य है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, सलमा घर जाती है इस वाक्य में किस प्रकार का ये वाक्य है। तो ये एक सरल वाक्य है। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। निषेधात्मक जो लिखा है इसमें निगेटिव सेंटेंस होता है, नहीं टाइप का जो कुछ प्रयोग हो उसे निषेधात्मक कहेंगे। इसमें आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलौकिक का शुद्ध रूप क्या लिखा हुआ है। किस ऑप्शन में लिखा हुआ अलौकिक का शुद्ध रूप। तो अलौकिक का शुद्ध रूप देखेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। अलौकिक जो सी पार्ट में लिखा हुआ है ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है इनमें से। तो कर्मवाच्य की अगर हम बात करें तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। इसमें से कौन सा जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो डी सी बी ये तीनों गलत है। इसमें आंसर ए पार्ट हो जाएगा पढ़ा भी नहीं जाता, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है से विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। से विभक्ति जो होता है ये अगर हम बात करें तो एक करण कारक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, करण से होता है। ठीक है, संप्रदान के लिए या फिर के द्वारा होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा।
तो इसके अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो उन्हें जो शब्द होता है ये सारे फुलफिल करता है, तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है? हरिणा का स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हरिणा का स्त्रीलिंग क्या होता है? हरिणा का हरिणी होता है, जो कि ए पार्ट में लिखा हुआ है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला एक शब्द कौन सा इसमें से नहीं है? जनता, पानी, हस्ताक्षर, आकाश। कौन जो है एक वचन में हमेशा मतलब प्रयोग नहीं होता है, कौन सा शब्द इसमें से? तो वो है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो होता है वो हमेशा प्रयोग नहीं होता। तो राइट आंसर आपका इसमें जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता? तो भूतकाल के भेद में अगर हम देखें तो संभाव्य जो होता है ये भूतकाल के भेद में नहीं आता। ठीक है। संभाव्य जो है वो फ्यूचर में आता है, नहीं है कि भविष्य में। बाकी अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, ये सब भूतकाल के भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? ठीक है, इसमें से कौन सा निपात शब्द है? करीब, समक्ष, दायां, बगैर। अगर निपात की बात करें तो उसमें करीब शब्द जो है ये निपात होता है, आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि वाक्य किस वाक्य में है? तो इसमें अगर हम देखा जाए तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ठीक है। और इसके बाद लिखा हुआ है कि सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें अगर देखा जाएगा तो अशुद्धि जो है वो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, इसमें अशुद्धि है, तो राइट आंसर आपका ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता जो है कब प्रदान की गई थी? तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता अगर देखा जाए तो वो डेट क्या था? तो वो डेट था 14 सितंबर 1949। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। ठीक है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी या फिर पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी की अगर हम बात करेंगे तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है, आंसर जो होगा डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पूर्वी हिंदी की दो अन्य बोलियां और हैं, एक है अवधी, एक है बुंदेलखंडी। ठीक है, सॉरी बघेली। बघेली और छत्तीसगढ़ी और अवधी, ये तीन जो है पूर्वी हिंदी की बोली हैं, तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों को विश्वास है, वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना है इसका। तो इसका अनुवाद करेंगे तो सम पीपल बिलीव, ये आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो रिड्यूस आवर कंजम्पशन इज वेरी मच इन आवर इंटरेस्ट, वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका उचित हिंदी अनुवाद बी पार्ट होगा, हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना ही अपने हित में है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो आज का वीडियो फिर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।